वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की वीडियो में मैं आपके साथ द पोएम द डैफोडिल्स जिसके पार्ट 1 में मैं आपको इस एक्सप्लेनेशन और लिटरेरी डिवाइसेस करवा चुकी हूँ। आज जो है इस वीडियो में मैं आपको इसके पोइट के बारे में बताऊंगी एंड आई शेयर द समरी एंड द थीम ऑफ द पोएम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पोइट ऑफ द पोएम द डैफोडिल्स। William Wordsworth is known as a nature lover. The poem The Daffodils is written by William Wordsworth. William Wordsworth जो है वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं that he was nature lover. वो नेचर से मोहब्बत करने वाले थे। मतलब ऑफ कोर्स माउंटेन्स से, रिवर से, ट्रीज से, फ्लावर्स से, ग्रास से, उनको जो है नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता था। ही वॉज अ पाइनियर ऑफ द रोमांटिक पोइट्री। वो रोमांटिक पोइट्री के पाइनियर थे। पाइनियर मीन्स ही वॉज द बिगिनर। उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने बनाई रोमांटिक पोइट्री। अब रोमांटिक पोइट्री क्या है? इट डजंट मीन कि जो है ये लव पोइट्री है या इस तरह की कोई, बल्कि ये जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट थी उस वक्त। उससे पहले जो पोइट्री हुआ करती थी वो बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में होती थी और उसकी थीम्स जो है वो बहुत ग्रैंड होती थी। मतलब बड़े बड़े शख्सियात के बारे में जो है, बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ के बारे में पोइट्री लिखी जाती थी, बड़े बड़े टॉपिक्स पे लिखी जाती, जैसे गॉड के बारे में होती थी, जैसे जो है पैराडाइज के बारे में, हेल के बारे में, यूनिवर्स के बारे में होती थी। छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो पोइट्री के लिए जो है सूटेबल तस्वर नहीं किए जाते थे, सूटेबल नहीं समझे जाते थे। रोमांटिक पोइट्री जब उन्होंने स्टार्ट की, विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके जो दूसरे फ्रेंड थे कॉलरिज ने, तो इन दोनों ने जो रोमांटिक पोइट्री की शुरुआत की, इसमें ये था कि उन्होंने कहा कि पोइट्री विल बी फॉर सिंपल पीपल इन ए सिंपल लैंग्वेज एंड अबाउट सिंपल टॉपिक्स। उन्होंने सिंपल आम टॉपिक्स लिए, डे टू डे लाइफ के, उन्होंने सिंपल जो है लैंग्वेज यूज़ किया और इजी लैंग्वेज जो है उन्होंने इस्तेमाल की। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लिखी है इस पोएम के हवाले से। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री इंक्लूड सिंपल लैंग्वेज। रोमांटिक पोइट्री की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो ये शामिल है कि उसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी थी। लव ऑफ नेचर था, क्योंकि इससे पहले तो पोइट्री ग्रैंड टॉपिक्स के बारे में थी, बहुत बड़ी बड़ी थीम्स पे थी, तो उन्होंने नेचर को, मतलब फूल को, दरिया को और पानी के बारे में जो है और एक परिंदों के बारे में लिखा, सिंपल उसको किया। और सब्जेक्टिविटी थी इसमें। सब्जेक्टिविटी मीन्स वो अपनी फीलिंग्स, अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो है पोइट्स जो हैं वो रीडर्स के साथ शेयर करते थे। उसमें जो है आई का इस्तेमाल करते थे, पर्सनल प्रोनाउन आई, जिस तरह इस पोएम में जो है वर्ड्सवर्थ ने किया है कि आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, और वो अपने बारे में पर्सनल फीलिंग्स बता रहे थे। सो दिस इज सब्जेक्टिविटी, अपने इमोशंस को जो है उसमें लाना। एंड ऑर्डिनरी टॉपिक्स और आम टॉपिक्स, आम जो है ज़िंदगी के जो नॉर्मल टॉपिक्स थे, उन्होंने जो है ये जो थी रोमांटिक पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल थी। दिस पोएम इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रोमांटिक पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। और ये सारी क्वालिटीज़ जो है आपको इस पोएम में मिलेगी, द डैफोडिल्स में मिलेगी। इसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है, इसमें नेचर के बारे में है और इसका टॉपिक बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम सा टॉपिक है। डैफोडिल्स के बारे में, फूलों के बारे में बात की गई है। सब्जेक्टिविटी है इसमें, जो है पोइट्री ने जो है अपना फीलिंग जो है उसका इजहार किया है। तो ये जस्ट हल्का सा जो है इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। Now we will discuss the theme of the poem. The poem is all about the beauty of daffodils. इसका थीम जो है वो क्या है, इसका टॉपिक क्या है कि उन्होंने जो है ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स को डिस्कस किया। The poet not only enjoyed that scene at that time, but the image of the golden daffodils became a source of joy forever. ये इस पोएम में पोइट ने जो है ना सिर्फ ये कि डैफोडिल्स की सीन को उस वक्त एंजॉय किया, बल्कि गोल्डन डैफोडिल्स की जो इमेज थी वो हमेशा के लिए पोइट के लिए जो है वो सोर्स ऑफ जॉय बनी, खुशी का एक जो है वो सोर्स बनी हमेशा के लिए। सो दैट वाज द थीम। Now we'll move towards the summary. In this poem, the poet has described his experience of enjoying the beauty of golden daffodils. ये सारी उसकी समरी है। समरी मतलब शुरू से लेकर आखिर तक इस पोएम में जो कुछ हुआ उसको हम जो है डिस्कस करेंगे। इस पोएम में पोइट ने डिस्क्राइब किया है, ही हैज टोल्ड अस अबाउट हिज एक्सपीरियंस, उसका जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया ऑफ इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। उन्होंने जो खूबसूरत फूलों की ब्यूटी को इंजॉय किया, उन्होंने वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अ क्लाउड। शुरू में वो खुद को एक क्लाउड के साथ कंपेयर करते हैं बाय सेइंग दैट, कहते हैं दैट ही वाज वॉन्डरिंग एमलेसली जस्ट लाइक अ क्लाउड व्हेन सडनली ही सॉ अ लार्ज ग्रुप ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। वो कहते हैं कि वो जो है बिल्कुल बादल की तरह वॉन्डरिंग, ही वाज मूविंग अराउंड, वो घूम फिर रहे थे एमलेसली, विदाउट एनी एम, विदाउट एनी पर्पस, ही वाज जस्ट एंजॉइंग जस्ट लाइक अ क्लाउड व्हेन सडनली, जब अचानक, ही सॉ अ लार्ज ग्रुप ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, जब अचानक ही उन्होंने गोल्डन डैफोडिल्स के एक बहुत बड़े ग्रुप को देखा। दे वर डांसिंग विद द ब्रीज, वो जो है ब्रीज हवा के साथ जो है वो डांस कर रहे थे।
Beside the daffodils there was a lake and they were standing beneath a tree. Daffodils के साथ ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने सारी जो है विजुअल इमेजरी बयान की है, पिक्चर बयान की है कि daffodils के साथ एक झील थी and they were standing beneath a tree, और वो एक दरख्त के नीचे खड़े थे, मतलब उनके साथ जो एक टॉल ट्री था. He personified the daffodils by saying that they were dancing with the breeze. लिटरेरी डिवाइसेस में पर्सोनिफिकेशन सिमिली सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने डैफोडिल्स को जो है पर्सोनिफाई किया, मतलब डैफोडिल्स जो है वो नॉन ह्यूमन है, वो इंसान नहीं थे, दे कुड नॉट डांस. लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि दे वर डांसिंग विद द ब्रीज. इसका सिंपल मतलब है कि वो मूव कर रहे थे हवा के साथ. और विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जैसे वो डांस कर रहे हों, बिकॉज दे वर वेरी हैप्पी. तो ये पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर उन्होंने यूज़ की है. दे वर ग्रेट इन नंबर, वो बहुत ज़्यादा थे तादाद में. दे वर लाइक द ट्विंकलिंग स्टार्स इन द मिल्की वे, और वो मिल्की वे में जो है ट्विंकलिंग चमकते हुए शाइनिंग स्टार्स की तरह थे. The poet exaggerated their number when he said, पोइट ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा थे, फिर उन्होंने उनके नंबर को exaggerate किया. exaggerate means ओवर स्टेटमेंट, ज़्यादा ही कह दिया, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया. when he said, जब वो ये कहते हैं 10,000 saw I at a glance, उन्होंने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा कि मैंने एक नज़र में 10,000 डैफोडिल्स देखे. यहाँ पर इसको एक्सेजरेशन कहते हैं. बट दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल. ये हाइपरबोल की एक मिसाल है, मतलब दिस लिटरेरी डिवाइस हाइपरबोल, जिसमें जो है पोइट या कोई भी राइटर क्या करता है, बल्कि कोई भी स्पीकर, कोई भी बंदा जो है हाइपरबोल कह सकता है. हाइपरबोल जिसमें एग्जेजरेशन होती है, लेकिन ये एग्जेजरेशन झूठ बोलने के लिए नहीं होती है. दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग एन इफेक्ट, एक इम्पैक्ट पैदा करने के लिए होती है. तो उन्होंने जब कहा कि मैंने 10,000 देखे, तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं और ना ही वो रीडर्स को डिसीव कर रहे हैं, ना ही ऑफ कोर्स वो सच कह रहे हैं. उनका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 10,000 देखा, बल्कि वो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने फूल इतने ज़्यादा थे जैसे कि तकरीबन उन्होंने 10,000 देखे होंगे. He said that the whole atmosphere was happy, even the waves of water were dancing with joy. फिर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो तमाम एटमॉस्फेयर बहुत ही खुशगवार था, it was pleasant. यहाँ तक कि पानी की लहरें जो थी, they were also very happy and they were dancing with joy. But the daffodils looked happier than the waves. लेकिन daffodils जो थे वो waves से भी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे. Actually, the poet himself was very happy in that pleasant atmosphere. He is a nature lover. वो बहुत खुश हैं, बहुत enjoy कर रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है that everything around there was happy, that the waves of water were dancing, that the daffodils were dancing. लेकिन उनको daffodils सबसे ज़्यादा पसंद आए, इसलिए वो कहते हैं कि daffodils जो थे वो पानी की लहरों से भी ज़्यादा खुश थे. He looked at the daffodils for a long time. वो बहुत देर तक daffodils को देखते रहे. The scene of daffodils brought him great joy and pleasure. और उसको देखना जो है उनके लिए बहुत joy और pleasure था. He enjoyed looking at the daffodils at that time. उन्होंने उस वक्त daffodils को देखने को enjoy किया. But he did not know that scene would be a source of joy forever. उनको ये नहीं पता था कि वो वाला मंजर जो है वो हमेशा की खुशी का जो है वो source बन जाएगा. Whenever the poet was thoughtful, और किस तरह वो हमेशा के लिए खुशी का सोर्स बना, ये इन आगे की लाइन में एक्सप्लेन किया गया है. Whenever the poet was thoughtful, जब भी पोइट जो है वो thoughtful होता है, मतलब जब वो कुछ सोचते हैं या कोई परेशान होते हैं, the image of the golden daffodils flashed upon his inward eye, which gave him great pleasure and satisfaction. वो कहते हैं कि जब भी जो है फ्यूचर में उस वहाँ से जाने के बाद भी जब भी वो परेशान होते थे, कुछ सोचते थे, तो गोल्डन डैफोडिल्स का वो इमेज जो है वो उनकी इनवर्ड आई पर फ्लैश करता था, उनकी इनवर्ड आई पर नज़र आता था. Now what is an inward eye? Of course there is no inward eye inside a human being. बल्कि इसका मतलब है inward eye जब हम जहन में कुछ तस्वर लाते हैं, जब हम जहन में सोचते हैं, it means imagination. Imagination is an inward eye in which we can see almost everything. तो वो कहते हैं कि इमेजिनेशन में उनको डैफोडिल्स नज़र आते हैं, विच गेव हिम प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन, जिससे जो है उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है. मतलब ये कि वो जो डैफोडिल्स का मंजर था, ना सिर्फ ये कि उस वक्त वो खुशी का सोर्स बना, बल्कि फ्यूचर में भी जब भी वो उस डैफोडिल्स के बारे में सोचते थे, उस खूबसूरत एटमॉस्फेयर के बारे में सोचते थे, उनका दिल जो है वो खुशी से भर जाता था. हिज हार्ट filled with pleasure. So it was all about this video today, the summary and the theme and about the poet. Hopefully ये आपको clear हुआ होगा. Thank you for watching the video.